जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो अकाउंटिंग क्वेश्चन पे है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आज जो अकाउंटिंग क्वेश्चन का है वो मास्टर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्लास है, ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, और इस क्लास को हो सके तो एक दो बार रिपीट करके देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और सारे पॉइंट्स जो हैं आपके क्लियर हो सकें। ठीक है, उसके बाद अगर कोई डाउट्स है या फिर कोई आपकी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। 32 पॉइंट्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि स्टार्ट बिजनेस विद कैश, बैंक, फर्नीचर, कंप्यूटर एंड स्टॉक। ठीक है, जो ओनर है, जो मालिक है, उसने इन सारे सामान के साथ, इन सारे चीज़ों के साथ अपना बिजनेस जो है स्टार्ट किया है। जो ओनर बिजनेस के अंदर सामान या कैश, जो कमोडिटी है वो लेके आता है, उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको पता होगा, मैंने लास्ट क्लास में कई बार बताया है कि जो पैसा मालिक, ओनर बिजनेस में देता है वो बिजनेस के लिए एक देनदारी है। कभी ना कभी वो पैसा, वो सामान मालिक को लौटाना पड़ेगा। तो मालिक बिजनेस के लिए वो देनदारी है, तो उस पैसे को जो बिजनेस है वो क्या कहता है? कैपिटल कहता है। ठीक है, तो चलो इसकी एंट्री कर लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा, और लिखा स्टार्ट बिजनेस विद कैश, सॉरी स्टार्ट बिजनेस, ठीक, विद कैश, बैंक, फर्नीचर, कंप्यूटर, स्टॉक। यहाँ लिख लिया कैश, बैंक, फर्नीचर, कंप्यूटर, स्टॉक। ठीक है, इनके सारे अमाउंट उतार लिए 1,00,000, 50,000, 20,000, 10,000, 70,000, ये ले लिया। 1, 50, 20, 10, 70। ठीक, तो एसेट साइड में ये सारा सामान आ गया, एसेट साइड में ये सारा सामान आ गया। और सेकंड साइड में लाइबिलिटी मेरी क्या हो गई? कंपनी के पास देनदारी खड़ी हो गई मालिक मालिक के लिए, जो कि 2,50,000 का कैपिटल से मैंने एंट्री कर दी। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सिंपल था। पहला पॉइंट कंप्लीट है अपना। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखना, क्या कहता है? 1/4 ऑफ अबव गुड्स सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव इन कैश। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। 1/4 का मतलब 25%। 25% ऑफ अबव गुड्स। अबव गुड्स कौन सा है? अबव गुड्स कौन सा है? ये जो गुड्स है। ठीक है, स्टॉक को तो गुड्स कहते हैं। ठीक है, स्टॉक को ही गुड्स कहते हैं। अब कह रहा है 1/4 ऑफ अबव गुड्स सोल्ड एट द प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट। ठीक है, यानी 70,000 की जो कॉस्ट है मेरी, जो मैंने 70,000 का सामान खरीद रखा है, इसका क्या करूँ मैं? 1/4 निकाल लूँ। उसका मैं क्या निकाल लूँ? 1/4, जो आएगा मेरे पास 17,500। ठीक, फिर 17,500 के पास वो क्या करे कि 10% क्या उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो। तो इस पर मैं 10% का प्रॉफिट ऐड कर लेता हूँ। वो आएगा कितना? 17,50। इन दोनों का टोटल कर लेते हैं तो आएगा 19,250। अब कह रहा है जो 19,250 आया है, इसका तो आधा तो कैश में पैसे मिल गए और बाकी पैसे नहीं मिले। जो पैसे नहीं मिले वो डेटर्स बन गए मेरे। आधा कितना होगा इसका? 9,625। 9,625। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? दोबारा समझाता हूँ एक बार। 70,000 का सामान था, मैंने यहाँ देखो 70,000 लिख रखा है, वर्किंग भी कर रखी है मैंने, ये 70,000 लिख लिया। ठीक है, फिर कह रहा है वो 1/4 ऑफ अबव गुड्स। 70,000 का 1/4 कर लो। 70,000 का जब 1/4 करोगे तो वो आएगा 17,500। 1/4
4, ठीक है। फिर कह रहा है ये जो आप 1/4 गुड्स आपने निकाला है इसमें 10% का प्रॉफिट जोड़ लो। तो हमने 10% का प्रॉफिट जोड़ लिया। 17,500 का 10% कितना आएगा? 1750, ये जोड़ लिया। तो ये टोटल इन दोनों का जो सम आया वो आया 19,250। अब वो कह रहा है 19,250 का जो मैंने सामान बेचा उसमें से आधे का तो मुझको कैश मिल गया और आधा मैंने उधार बेच दिया, यानी आधा मेरे को बाद में मिलेगा, ठीक है। तो आधा से कितना होगा? 9625 होगा, ठीक है। चलो एंट्री करते हैं। सेकंड पॉइंट आया, नरेशन लिख लिया है मैंने। ये नरेशन लिखने के बाद क्या है, मेरे पास जो टोटल सामान गया है, जो मेरे पास स्टॉक गया है वो कितने से जाएगा? 17,500, 17,500, ठीक है। क्योंकि स्टॉक जो हम माइनस करते हैं विदाउट प्रॉफिट से माइनस करते हैं, तो प्रॉफिट तो 1750 था और कॉस्ट मेरी कितनी है? 17,500। तो कॉस्ट मैंने माइनस कर लिया 17,500, और जो 1750 का आपने प्रॉफिट इसमें ऐड किया था वो मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया। प्रॉफिट और लॉस कहाँ से एडजस्ट होता है? कैपिटल से, ठीक है। अब कह रहा है 9625 जो आधा पैसा है वो कैश में मिल गया, तो आधा पैसा कैश में मैंने ऐड कर लिया। और जो पैसे नहीं मिले, जो पैसे मुझे बाद में मिलेंगे, उसे क्या कहते हैं? डेटर्स। तो मैंने 9625 यहाँ ऐड कर लिया, ठीक है। दोनों साइड की अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो ये आ गए टोटल हो गए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है जी। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, ठीक है। कैश पड़ा हुआ था अपने पास तो उसको हम कहाँ ले गए? बैंक में जाके जमा करवा दिए। तो क्या होगा? थर्ड पॉइंट लिखा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश माइनस किया 10,000 से और बैंक में 10,000 मैंने प्लस कर दिया। एक माइनस की एंट्री एक प्लस की एंट्री, इफेक्ट क्या होगा? ज़ीरो। इधर ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो है। अकाउंटिंग इक्वेशन ओके है दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, थर्ड पॉइंट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? ब्रॉड गुड्स फ्रॉम MS सन्स एंड कंपनी फॉर ₹25,000, ठीक है। हमने 25,000 रुपये से गुड्स खरीदा है, परचेज करी है, स्टॉक खरीदा है, ठीक है। चलो जी, फोर्थ पॉइंट, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम MS सन्स एंड कंपनी, ठीक। 25,000 का स्टॉक खरीदा है, तो 25,000 के स्टॉक से मैंने एंट्री कर ली, ऐड कर लिया 25,000 रुपये, ठीक। लेकिन मैंने पेमेंट नहीं करी। जब पेमेंट नहीं किया तो कैश से कुछ नहीं किया, बैंक से कुछ नहीं किया। तो जब मैंने पेमेंट नहीं किया, उधार किया है, मेरे को कभी ना कभी उसको पैसे देने होंगे। जब गर्लफ्रेंड को पैसे देता हूँ तो उसमें क्या कहता हूँ? क्रेडिटर कहता हूँ, ठीक है। और मेरी देनदारी होगी तो लाइबिलिटी साइड जाएगा। तो लाइबिलिटी साइड में मैंने क्रेडिटर लिखा और 25,000 से मैंने क्या कर दी? एंट्री कर दी, ठीक है। 25,000 इधर भी आ गए, 25,000 आपके इधर भी आ गए। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक है, ठीक है। 9625 एज इट इज़, 60,000 एज इट इज़, 20 एज इट इज़, 10 एज इट इज़। 5 to 5 हमने 25,000 जोड़ दिया मैंने, 77,500 हो गया, 70,500। 9625 एज इट इज़ 25,000 पर, और यहाँ से मैंने कैपिटल काट लिया, ठीक। अपना अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे दोनों साइड ओके हैं, ठीक। चलो जी, फोर्थ पॉइंट हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए फोर्थ पॉइंट में। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की ओर। गुड्स सोल्ड टू सोहन वर्थ ₹35,000। फिफ्थ पॉइंट, गुड सोल्ड टू सोहन वर्थ रुपीज़ 35,000। मैंने सेल किया है, ठीक है ना। ये मेरी क्या है? सेल है। क्योंकि एंट्री के अंदर नाम दे रखा है सोहन, इसका मतलब क्या? मैंने उधार बेचा है। तो सोल्ड गुड टू सोहन वर्थ ₹35,000। तो स्टॉक से मेरा 35,000 जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉफिट का बात नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट की बात नहीं कर रखा, जैसे यहाँ पे कर रखा था कि हमने सामान बेचा 10% के प्रॉफिट से, तो जो 10% का प्रॉफिट था वो कैपिटल में मैंने ऐड किया था, है ना। कैपिटल में हमने ऐड कर लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट के बारे में बताया ही नहीं गया है। तो जब आपके पास प्रॉफिट के बारे में बताया ही नहीं है तो आप प्रॉफिट को ट्रीट कैसे करोगे, है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि 35,000 का सामान था और 35,000 के हमने उसको बेच दिया, ठीक। हम अगर क्वेश्चन के अंदर अनटिल अनलेस जब तक प्रॉफिट की बात नहीं की गई है हम प्रॉफिट का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे।
हम यही मान के चलेंगे जितने का सामान था हमने उतने का ही बेच दिया, ठीक है। तो 35,000 का सामान ये बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि 35,000 का सामान था, मैंने 35,000 में ही बेच दिया है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पे। तो जब नो प्रॉफिट नो लॉस तो कैपिटल में तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब आपने 35,000 का सामान बेचा है तो स्टॉक 35,000 से नेगेटिव चला गया, माइनस कर लिया, ठीक है। और क्योंकि उधार में बेचा है तो कैश में भी नहीं आएगा, बैंक में भी नहीं आएगा, क्या आएगा, डेटर्स आएंगे 35,000 के, ठीक है। जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, जब गर्लफ्रेंड से पैसे लेता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ उसे, उसको डेटर्स कहने लग जाता हूँ। तो 35,000 से मैंने एंट्री कर दी, ठीक। तो 9625 एज इट इज़, 60 एज इट इज़, 20, 10, 775 में 35 माइनस किया, 42500, और 96 में ये 35 जोड़ा, 44625। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, जीरो इफेक्ट इधर, जीरो इफेक्ट इधर, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन ओके, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट तो कोई चीज़ को दिक्कत नहीं है। चलो जी 6 पॉइंट पे चलते हैं, सैलरी पेड। बहुत ही सिंपल है, बहुत बार कर चुके हैं। सैलरी पेड कैश में पे किया है, 2,000 माइनस कर दिया, और खर्चा है इसलिए मैंने कैपिटल से माइनस कर दिया, ठीक है। सैलरी पेड हुआ है, 2,000 मैंने कैश से माइनस कर दिया और 2,000 मैंने कैपिटल से माइनस कर दिया, क्योंकि क्या है, ये एक्सपेंसेस है, ठीक है। बाकी मैंने एज इट इज उतार लिया सारा, ये सारा मैंने एज इट इज उतार लिया, ठीक। इधर भी -2,000, इधर भी -2,000, तो मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा इस जगह, दोनों साइड क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो जी 6 पॉइंट हो गया। 7 पॉइंट की तरफ चलते हैं, वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, पहली बात तो वेजेस का मतलब क्या है, खर्चा। वेजेस मतलब क्या है, खर्चा। जैसे सैलरी खर्चा है, वेजेस भी एक खर्चा है, ठीक। वेजेस के लिए मैंने क्या बताया था, सैलरी और वेजेस में क्या फ़र्क है। सैलरी का मतलब क्या है, जो मेरे परमानेंट एम्प्लॉई है, जो मेरे यहाँ पे रोज़ आते हैं और रोज़ काम करते हैं, वो है सैलरी वाले, ठीक। और वेजेस किसको देता हूँ, वेजेस देता हूँ मज़दूरों को, जो आज आए हैं, 2-3 दिन काम करेंगे, उसके बाद कब आएंगे पता नहीं, ठीक है। जैसे मेरी दीवार टूट गई थी तो मैंने दीवार को, वॉल को रिपेयर करने के लिए मैंने मज़दूर बुलाए, तो उन मज़दूरों को मैं सैलरी नहीं दूंगा, वेजेस दूंगा, ठीक है। तो सैलरी और वेजेस में फ़र्क समझ में आता है। कह रहा है वेजेस आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या है कि मैंने कुछ मज़दूरों से काम करवाया था, काम हो चुका है, उसको पेमेंट देने की बारी आ चुकी है, ठीक है। पेमेंट देने की बारी तो आ गई है लेकिन मैंने पेमेंट दिया नहीं है, ठीक। खर्चा हो चुका है लेकिन मैंने खर्चे को अभी तक पे नहीं किया है, ठीक है। तो खर्चा तो है ही, खर्चा अगर हो चुका है तो कहाँ ले जाऊँगा मैं, कैपिटल से माइनस करूँगा। 7 पॉइंट लिखा, वेजेस आउटस्टैंडिंग लिखा, तो 1,000 रुपये मैंने माइनस कर दिया, ठीक। लेकिन मैंने पे नहीं किया, मेरी देनदारी बढ़ गई, ठीक है। कभी ना कभी तो पे करूँगा। जिस जो भी पेमेंट मुझे फ्यूचर में करना है वो सारे कहाँ जाते हैं, लाइबिलिटी में जाता है। लाइबिलिटी साइड में मैंने क्या लिख लिया, वेजेस आउटस्टैंडिंग लिख लिया और 1,000 रुपये से एंट्री कर दी। तो -1,000 रुपये और +1,000 रुपये, जीरो इफेक्ट आ गया, इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, अकाउंटिंग इक्वेशन ओके, ठीक है जी। 7 पॉइंट हो गया। चलो 8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। हमने कोई उधार ले रखा होगा, कंपनी में कोई उधार होगा कंपनी के ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर उसको 500 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ा, ठीक है। कोई ना कोई, कोई ना कोई अ, उधार पैसा होगा या कोई भी चीज़ ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ होगा कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से कंपनी को 500 रुपये एज अ इंटरेस्ट पे करना पड़ा, ब्याज के रूप में पे करना पड़ा। तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, खर्चा है, एक खर्चा है। जैसे वेजेस था, जो ट्रीटमेंट मैंने वेजेस के साथ किया था सेम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड के साथ करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि खर्चा हो चुका है और उसको मैंने अभी तक पे नहीं किया है, खर्चा हो चुका है उसको मैंने अभी तक पे नहीं किया है। तो 8 पॉइंट लिखा, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड लिखा, ठीक है। खर्चा है तो 500 रुपये मैंने माइनस किया कैपिटल से, और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में क्यों, क्योंकि कभी ना कभी पे करना पड़ेगा, मेरी देनदारी बढ़ गई करके मैंने क्या लिख लिया, 500 रुपये लिख लिया, माइनस प्लस, जीरो इफेक्ट, जीरो इफेक्ट। तो क्या हो गया, मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ तक बिल्कुल ओके है। चलो जी 9 पॉइंट करते हैं।
9 पॉइंट क्या कहता है, रेंट पेड इन एडवांस। ये भी क्वेश्चन हम पॉइंट कर चुके हैं पहले, रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है। जिसमें मैंने बर्गर का आपको एग्जांपल दिया था कि रेंट बर्गर, मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि मेरे को बर्गर खाना है, मेरे जेब में 150 रुपये हैं, ठीक, लेकिन मैंने एक जेब से निकाल के उस 150 रुपये को दूसरे जेब में रख दिया, इस नाम से कह के कि इस 150 रुपये का मैं क्या खाऊंगा, बर्गर। तो क्या एक्सपेंस मैंने कर लिया, क्या मैंने बर्गर खा लिया, खर्चा हो गया, नहीं हुआ। तो जब खर्चा ही नहीं हुआ तो उसको आप कैपिटल से माइनस नहीं कर सकते, ठीक। रेंट क्या है, मेरे लिए खर्चा है, होना क्या चाहिए था कि इसको मैं कैपिटल से माइनस करता, लेकिन मैं माइनस नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तक खर्चा हुआ ही नहीं है, मैंने तो एडवांस में पे कर दिया, ठीक है। तो 9 पॉइंट में लिखते हैं रेंट पेड इन एडवांस 150 रुपीज़। तो कैश तो मेरे पास गया, एक जेब से निकाल के मैंने कौन से जेब में डाल दिया, दूसरे जेब में डाल दिया। एसेट साइड में देखो, इसी साइड में मैंने क्या किया, कैश से निकाल के दूसरे जेब में डाल दिया। किस नाम से डाल दिया, इंटरेस्ट पेड इन एडवांस 150, ठीक है। तो माइनस प्लस, जीरो इफेक्ट, जीरो इफेक्ट, ठीक है जी। 9 पॉइंट हो गया। चलो 10 पॉइंट की तरफ चलते हैं। 10वां पॉइंट क्या कहता है, परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड ऑन क्रेडिट 12,000, ठीक है। तो हमने सामान खरीदा है 15,000 का और 12,000 का, टोटल 27,000 का सामान खरीदा है। तो 10वां पॉइंट लिखा, परचेज गुड्स नरेशन लिख लिया, स्टॉक के अंदर 27,000 प्लस कर दिया जी, 27,000 का सामान आ गया, ठीक है। लेकिन 15,000 हमने कैश में किया है, तो 15,000 माइनस कर दिया मैंने कैश से, 15,000 चला गया, ठीक। और जो 12,000 रुपये है वो मैंने अभी पे नहीं किया है, तो जो मैंने पे नहीं किया है तो कभी ना कभी पे करूँगा। जब पे करूँगा मेरी देनदारी बढ़ गई, लाइबिलिटी मेरे जनरेट हो गई, तो क्रेडिटर का नाम मैं क्या करूँगा, 12,000 रुपये कर दूँगा, ठीक है। ये ऐड हो जाएगा, ये एज इट इज़, 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 ये प्लस हो जाएगा, ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है, ये भी एज इट इज़ है, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब बोथ साइड यहाँ पे इक्वल रहेगा, ठीक। चलो जी, 10वां पॉइंट हो चुका। 11 पॉइंट पे चलते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 35,000, कॉस्टिंग 25,000। अब देखो यहाँ प्रॉफिट की बात है, अगर प्रॉफिट की बात है, सेल करते समय अगर प्रॉफिट की बात हुई है तो मैं प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करूँगा, अगर नहीं हुई है तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। सबसे पहले स्टॉक से माइनस कर लेते हैं। 11 पॉइंट है, 11 पॉइंट लिखा, नरेशन लिखा, ठीक है। स्टॉक, सबसे पहले स्टॉक से माइनस होगा। मैंने बार बार कह रहा हूँ आपको कि स्टॉक से वो वाला अमाउंट माइनस करना है जो कॉस्टिंग वाला है। कॉस्टिंग वाला क्या है, 25,000, तो 25,000 रुपये माइनस हो गया। अब 35,000 का सामान मैंने 25,000 का सामान मैंने 35,000 में बेच दिया, यानी 10,000 का प्रॉफिट कमाया है, तो 10,000 का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। और क्योंकि कैश में बेचा है तो टोटल 35,000 आ गया। 35,000 प्लस 25,000 माइनस, यानी 10,000 रुपये मेरे पास पॉजिटिव आ रहे हैं, इस साइड इधर भी 10,000 आ गया, ठीक है। दोनों साइड मेरा इक्वल हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं 11 पॉइंट की तरफ। 11th हो गया। 12 पॉइंट पे चलते हैं। रेंट पेड 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। सेम वैसी है जैसा हमने 7 पॉइंट किया था और 8 पॉइंट किया था। रेंट क्या है, खर्चा है, ठीक है। टोटल कितने का हो गया, 1,000 और 200, 1,200 रुपये का, यानी 1,200 का रेंट पेड किया है मैंने, ठीक है। 1,200 का मैंने रेंट पे किया है, यानी खर्चा मेरा कितना है, 1,200 का है, तो 1,200 रुपये मैं कैपिटल से माइनस कर लिया। लेकिन कैश मैंने 1,000 ही दिया है, खर्चा 1,200 का था और मैं पे कर रहा हूँ 1,000 ही, तो 1,000 मैंने कैश माइनस कर लिया। और जो 200 रुपये मैंने नहीं पे किया वो मैंने यहाँ पे देनदारी, अपनी लाइबिलिटी मैंने बढ़ा ली रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम से, और 200 रुपये यहाँ लिख लिया मैंने, ठीक। तो 200 प्लस और 1,200 नेगेटिव, तो टोटल नेगेटिव जो है यहाँ पे 1,000 का आएगा, ठीक है। और यहाँ भी नेगेटिव 1,000 है,
तो अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 13 पॉइंट पे। सोल्ड गुड फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 50,000 बोथ एट प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, 10,000 प्लस 15,000, ठीक, 25,000 का सामान जो है बेचा गया है, 25,000 का सामान बेचा गया है और टोटल जो 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट है, यानी कितना प्रॉफिट आ जाएगा 20% इसका, 5,000 का प्रॉफिट आ गया 20% इसका। तो टोटल मैंने कितने का सामान बेच दिया, 13,000 का। सेम वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, जैसे ये किया था सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 30,000 का, जिसमें से सोल्ड गुड फॉर कॉस्टिंग, जिसमें से 10,000 का हमने कैश में बेचा है और 15,000 का उधार बेचा है, ठीक है। तो आपको उसको बाइफिकेट करना पड़ेगा। यहाँ मैं टोटल से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, दोबारा कैलकुलेशन करते हैं। 25,000 का सामान, 13 पॉइंट था ना, 13 पॉइंट था, तो 10,000 प्लस 15,000, ठीक है। अब इसमें 20% का प्रॉफिट ऐड करते हैं, टोटल बन गया ये 25,000। अब इसमें 20% का प्रॉफिट ऐड कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,000, यहाँ कितना आ जाएगा 3,000, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 5,000, यहाँ आ जाएगा कितना 30,000, यहाँ आ जाएगा 18 और यहाँ आ जाएगा कितना 12, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 पॉइंट लिखा, नरेशन लिखा, कैश मेरे पास कितना आएगा, ये वाला कैश वाला पार्ट था और ये वाला क्रेडिट वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो कैश मेरे पास कितना आएगा 12,000, 12,000 लिख लिया, ठीक है। टोटल सामान मैंने कितने का बेचा है 10,000 और 15,000, 25,000 का सामान बेचा है। कॉस्टिंग वाला हमें हमेशा लेना है, कॉस्टिंग मेरी क्या है, स्टॉक से 25,000 माइनस गया, ठीक है, 12,000। 18,000 मेरे पास पैसे नहीं आए, ये क्रेडिट वाला माल है ना, 15,000 पे 3,000 का प्रॉफिट 18,000 का बेचा, तो 18,000 से मैं पैसे नहीं आए तो मेरे डेटर्स बन गए 18,000 के। टोटल प्रॉफिट कितना है 5,000, तो 5,000 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसमें ये मैंने ऐड कर लिया, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़ एज इट इज़, इसमें से 25,000 माइनस हो गया, डेटर्स में 18,000 प्लस कर लिया, 150 एज इट इज़ उतार लिया, ये एज इट इज़ एज इट इज़ एज इट इज़ एज इट इज़, और 5,000 प्रॉफिट मैंने ऐड किया और 2,62,50 मैंने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ओके है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ 13 पॉइंट। का मैंने सॉल्यूशन कर रखा है। यहाँ पे क्या देखो जी, 10,000 का सामान था और 15,000 का सामान था, तो 10,000 का सामान लिया मैंने जो कैश में बेचना है, और जो उधार बेचना है वो 15,000 का सामान बेचना है। इस पर 20% का प्रॉफिट जोड़ा, तो 10,000 प्रॉफिट जोड़ूंगा तो 2,000, और 15,000 का जब प्रॉफिट जोड़ूंगा तो 3,000, टोटल बन गया 12,000, ठीक है। मेरा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 12,000, 15,000 कॉस्ट, 3,000 प्रॉफिट, टोटल हो गया 18,000, ठीक है। तो 12,000 और 18,000 टोटल सामान हमने बेच दिया 30,000 का। एंट्री हमने क्या किया, एंट्री हमने क्या किया,
12,000 रुपये मैंने कैश ले लिया, 25,000 से कॉस्टिंग का स्टॉक गया, 18,000 जो पैसे नहीं आए वो डेटर के नाम पे चढ़ा दिया, जो 5,000 का प्रॉफिट था 5,000 का प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन ओके है यहाँ पे। ठीक है, 13 पॉइंट हो गया, 14 की तरफ चलते हैं। पेड कैश टू क्रेडिटर 20,000 रुपये, तो 14 पॉइंट लिखा, पेड कैश टू क्रेडिटर, सिंपल है, 20,000 माइनस कर दिया क्योंकि कैश गया, और क्रेडिटर में से 20,000 माइनस कर दिया, 37,000 में से 20,000 माइनस कर दिया, 17,000 आ गए, बाकी सब एज इट इज उतार लिया। ठीक है, ये सारा एज इट इज उतार लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत? 14 सिंपल था पॉइंट। 15 पॉइंट की तरफ चलते हैं। फिफ्टीन पॉइंट क्या कहता है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से 10,000 का उधार सामान खरीदा गया, कोई दिक्कत नहीं है जी, खरीद लेते हैं। 15 पॉइंट लिख, पॉइंट 15 नरेशन लिखा, और 10,000 का सामान खरीदा गया ना, तो स्टॉक में 10,000 से मैंने एंट्री कर ली, और मैंने पैसे नहीं दिए, फ्यूचर में पैसे दूंगा तो लाइबिलिटी जनरेट हो गई, तो क्रेडिटर का नाम से मैंने 10,000 रुपये की एंट्री कर दी। ठीक है, तो ठीक, तो 19,500 के अंदर मैंने 10,000 जोड़ा, 29,500 लिख लिया, और 17,000 जो मेरे पहले से क्रेडिटर उसमें 10,000 और जोड़ लिया तो 27,000 हो गए, बाकी रिमेनिंग मैंने एज इट इज उतार लिया। ठीक है, 10,000 इधर भी 10,000 इधर भी, दोनों साइड ओके हैं, 15 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है साइड 15 में। नेक्स्ट है 16 क्या कहता है? पेमेंट में टू मोहन इन फुल सेटलमेंट 8,000 रुपये। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्लास में भी हमने ये पॉइंट किया था, है ना? तो 10,000 का सामान खरीदा था मैंने, और उसको सिर्फ अब मैं 8,000 ही दे रहा हूँ। 10,000 का सामान खरीदा था मैंने, अब उसको सिर्फ 8,000 ही देना है, 2,000 रुपये नहीं देना मेरे को। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया, तो हमारी बातचीत हो गई कि भैया ऐसा है कि ये लो अपने 8,000 रुपये, अब इसके बाद मैं आपको एक पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, तो 2,000 का मेरे पास प्रॉफिट हो गया। 16 पॉइंट लिखा मैंने, नरेशन लिखा, मेरे पास से कैश कितना गया? 8,000 रुपये दे दिया मैंने, तो कैश तो मैंने 8,000 माइनस कर दिया। डेटर कितने के गए? 10,000 के गए, तो 10,000 अब उसको देने नहीं है, तो 10,000 मैंने माइनस कर लिया। इन सारे ट्रांजेक्शन के अंदर मेरे को प्रॉफिट कितना हो गया? 2,000 का प्रॉफिट हो गया, तो मैंने कैपिटल में ऐड कर लिया, तो 10,000 नेगेटिव और 2,000 रुपये प्लस, तो 8,000 रुपये यहाँ पर नेगेटिव बन गए मेरे पास, और इधर भी 8,000 रुपये नेगेटिव, तो दोनों साइड मेरा ओके है। ठीक है, 16 पॉइंट हो गया। 17 की तरफ चलते हैं। 17 कहता है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, 20,000 की मैंने मशीनरी खरीद ली, सिंपल है। 17 परचेज ऑफ मशीनरी, 20,000 मेरे पास से कैश चला गया, मैंने माइनस कर लिया, और मशीनरी मेरा एसेट्स है क्योंकि इसको यूज़ करके अपना बिजनेस चलाऊंगा, तो एसेट्स है, तो 20,000 की मैंने एंट्री कर ली, किस नाम से? 20,000 की मैंने एंट्री कर ली किस नाम से? मशीनरी के नाम से। ठीक है, 20 माइनस 20 प्लस, जीरो इफेक्ट, इधर भी जीरो इफेक्ट। ठीक है, अकाउंटिंग क्वेश्चन ओके। 17 पॉइंट कंप्लीट। फिर 18 पॉइंट पे चलते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 2,000 रुपीज़। ठीक है, डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कि किसी भी चीज़ को जब मैं यूज़ करता हूँ तो एक टाइम के बाद, ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, वो घिस जाता है, ख़राब हो जाता है, टूट फूट जाता है। तो ये टूट फूट जाता है, घिस जाता है, इस चीज़ को, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है, मशीन का घिस जाना, एसेट्स का घिस जाना डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, तो जब मेरे पास कोई एसेट्स ख़राब हो जाएगा, कोई मशीनरी ख़राब हो जाएगी, तो मेरे लिए खर्चा है ना? तो डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस हैं। डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, और 2,000 का एक्सपेंसेस बता रहा है, तो 2,000 का एक्सपेंस बता रहा है। मैंने 18, एक सेकेंड, तो मैंने लिख लिया 18 लिखा, डेप्रिसिएशन और मशीनरी लिखा। 2,000 का खर्चा है, तो कैपिटल से मैंने माइनस कर लिया 2,000 रुपये, क्योंकि मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा है ना,
तो मशीनरी पे जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो 2000 से 20,000 का मशीनरी था, 2000 का डेप्रिसिएशन लगाया, 18,000 कर दिया। ठीक है, रिमेनिंग मैंने एज इट इज़ उतार लिए, ठीक है। 2000 इधर से भी माइनस, 2000 इधर से भी माइनस, दोनों साइड मेरा टैली हो गया। चलो 19 पॉइंट की तरफ चलते हैं। 19 पॉइंट क्या कहता है, पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100 रुपीज़। सेम सेम ट्रीटमेंट है जो हमने ऊपर किया था, यहाँ पे किया था, यहाँ पे रेंट वाला सेम ट्रीटमेंट है। ठीक है, क्योंकि रेंट भी खर्चा था, सैलरी भी खर्चा है। ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना है, पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 100, 600 रुपया खर्चा है। तो 19वां पॉइंट नरेशन लिखा, 600 रुपये खर्चा मैंने माइनस कर लिया, क्योंकि मैंने पेमेंट सिर्फ 500 रुपये की की है, तो कैश से 500 रुपये चला गया। और जो मैंने नहीं पे किया 100 रुपये, कभी ना कभी पे करूँगा तो लाइबिलिटी है, फ्यूचर में पे करूँगा लाइबिलिटी है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम पे मैंने 100 रुपये चढ़ा दिया। तो इसका इफेक्ट आ जाएगा माइनस प्लस करके 500, इसका भी आ गया 500। 19 पॉइंट में मेरा अकाउंटिंग क्वेश्चन टैली हो जाएगा। ठीक, चलो जी 20 पॉइंट की तरफ चलते हैं। 20th पॉइंट क्या कहता है, ये रहा, ब्रॉड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए मोटरसाइकिल खरीदा गया है 5,000 का। ठीक है जी, मोटरसाइकिल खरीदा गया है पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 का। ठीक है, यानी क्या है, ड्राइंग है। जब भी कोई चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा जाता है बिजनेस से, पर्सनल यूज़ के लिए ओनर के द्वारा, मालिक के द्वारा पैसे निकाले जाते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, ड्राइंग। वो चीज़ क्या कहलाती है, ड्राइंग कहलाती है। ठीक है, तो नरेशन मैंने लिख चुका हूँ। 5,000 रुपये कैश गए हैं मेरे पास से, तो 5,000 रुपये मैंने माइनस कर लिया। ठीक है, तो और ड्राइंग कहाँ से माइनस होता है, कैपिटल से। तो मैंने कैपिटल में 5 से माइनस कर लिया। कैपिटल से क्या, कैपिटल में क्या क्या चीज़ ऐड प्लस होता है, कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ ऐड प्लस होता है, ऐड होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस होता है एडिशनल कैपिटल, माइनस होता है लॉस, माइनस होता है ड्राइंग। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 20 पॉइंट हो चुका है। 20 के बाद चलते हैं 21 पे, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड क्या है मेरे लिए, जब मेरे को रेंट मिलेगा तो मेरे लिए प्रॉफिट है। जब मेरे को रेंट मिलेगा तो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो 21 पे मैंने एंट्री करी रेंट रिसीव्ड, कैश में मिला है मेरे को, तो कैश में मैंने प्लस कर लिया, 2,000 रुपये बढ़ गया मेरा कैश। और प्रॉफिट हुआ है मेरे को, तो 2,000 मैंने कैपिटल में ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद जो टोटल आया वो, और बाकी मैंने एज इट इज़ हर हेड के नीचे सेम वैल्यू उतार लिया। ठीक है, इस पॉइंट पे मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन ओके है। ठीक है, 21 तक शायद किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को दिक्कत है तो कमेंट करें, व्हाट्सअप करें। चलो जी 22 पे चलते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट। देखो एक्रूड इंटरेस्ट क्या है, जैसे मैं रेंट पे करता हूँ तो रेंट क्या था, आउटस्टैंडिंग था। यहाँ पे हमने कहीं किया था इंटरेस्ट, ये रहा, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ये क्या था, ये आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, जो खर्चा हो चुका है, जो खर्चा हो चुका है और उसको हमने पे नहीं किया, उस चीज़ को मैं क्या कहता हूँ, आउटस्टैंडिंग। ठीक, इसी तरीके से ठीक इसके उल्टा, जो पैसा मुझे मिलने वाला है, जिसके लिए मैं हकदार हो चुका हूँ, जो काम मैं कर चुका हूँ, उसके पैसे जो मुझे मिलने थे और अभी तक मिले नहीं हैं, उसे क्या कहते हैं, एक्रू। वो एक्रूड हो चुका है। ठीक है, एक्रूड का मतलब समझना। एक्रूड का मतलब क्या है कि लेट सपोज कि मैं आज आज मैंने सारा दिन काम किया, आज मैंने सारा दिन काम किया, और मेरे को सारे दिन काम करने का 1,000 रुपये मजदूरी मिलना था। ठीक है, 1,000 रुपये मेरे को मजदूरी मिलना था। तो सुबह मैंने 10 बजे स्टार्ट किया,
और शाम में मैंने 5 बजे अपना काम ख़त्म कर लिया, तो अब मेरे को 1,000 रुपये मिलना चाहिए, इसका मैं हकदार हूँ, मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन 1,000 रुपये मेरे को मिले नहीं, तो इस फिनोमिना को, इस चीज़ को क्या कहूँगा कि एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड हो गया, एक्रूड सैलरी, एक्रूड बेसिस, ठीक है, कि पैसे मेरे को मिलने चाहिए थे लेकिन मिले नहीं हैं अभी तक, ठीक है, एक्रू हो गया लेकिन मिला नहीं है। तो जो एक्रूड है वो मेरा इनकम है, किस रूप में है, इंटरेस्ट के रूप में है। ये इंटरेस्ट से पैसे आने थे वो अभी तक आए नहीं हैं, तो ये मेरी इनकम है। तो 22 में एंट्री क्या है, 22वां पॉइंट लिखा एक्रूड इंटरेस्ट। 500 रुपये आने थे, आए नहीं है, तो आए नहीं है तो कैश में तो कोई एंट्री नहीं होगी, बैंक में भी कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन आना तो चाहिए था, है तो मेरा एसेट्स, ठीक है। तो मैं एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 500 रुपये की एंट्री कर लूँगा, और प्रॉफिट है तो कैपिटल में भी ऐड कर लूँगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट करते हैं 23, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक। ये ठीक उल्टा है प्रीपेड का, ये ठीक उल्टा है प्रीपेड का। प्रीपेड कहाँ गया, ये रहा, रेंट एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस। जैसे हमने कोई खर्चा एडवांस में कर दिया था, ये ठीक इसका उल्टा है, ये ठीक इसका उल्टा है, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये वो इनकम है, ये वो इनकम है जो मेरे को फ्यूचर में मिलनी थी, जो मेरे को फ्यूचर में मिलना था, लेकिन वो अभी मिल गया मेरे को, ठीक है। तो इसके अंदर हम इसको एसेट बनाते थे, इसके अंदर हम इसको एसेट बनाते थे, तो इसके अंदर हम इसे क्या बना देंगे, लाइबिलिटी बना देंगे। क्यों, क्यों लाइबिलिटी बना दूंगा इसको, क्यों मैं इसको एसेट्स में नहीं ले जा रहा, क्यों इसको मैं इनकम में अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे हम फर्दर पढ़ेंगे इसको डिटेल में, मैचिंग कॉन्सेप्ट को, कि जिस पीरियड का एक्सपेंस है या जिस पीरियड का इनकम है, आप उसको उसी पीरियड में कैलकुलेट करें, अभी नहीं कर सकते, ठीक है। जिस पीरियड का है आप उसी पीरियड में करोगे। तो जब मुझको कमीशन जो है वो एडवांस में मिल गया, जो कमीशन मुझे एडवांस में मिल गया, तो क्या वो अभी का कमीशन है, तो जब वो आपका अभी का कमीशन नहीं है तो आप उस इनकम को अपने कैपिटल में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 23rd पॉइंट के ऊपर, 1,000 रुपये से कैश तो मेरे पास आ गया ना, कैश तो मेरे पास आ गया, तो मैंने लिख लिया। तो साइड में मैंने क्या कर लिया, उसको लाइबिलिटी बना के एडवांस कमीशन के नाम पे 1,000 रुपये चढ़ा दिया, ठीक है जी। दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, जिस तरीके से जब मैं रेंट एडवांस में पे करता हूँ तो उसको मैं क्या बनाता हूँ, उसको मैं क्या बनाता हूँ, एसेट्स बनाता हूँ। जब कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस मैं एडवांस में पे करता हूँ तो उसको मैं क्या बना लेता हूँ, एसेट्स बना लेता हूँ। लेकिन जब मेरी कोई इनकम होती है, वो मेरे को एडवांस में मिलता है, तो वो मैं क्या बनाता हूँ, लाइबिलिटी बनाता हूँ, ठीक है। क्यों ऐसा हम करते हैं, क्योंकि जो भी मेरा खर्चा है या जो भी मेरा इनकम है वो उसी पीरियड का होना चाहिए जिस पीरियड का है, कोई भी एडवांस वाला कॉन्सेप्ट अलाउड नहीं है। तो जब एडवांस वाला कॉन्सेप्ट अलाउड आपको नहीं है तो आप उसको क्या करोगे, उल्टा ट्रीट करोगे, ठीक है। जो आपका खर्चा है, जो आपका खर्चा है वो माइनस नहीं कर सकते, जो इनकम है वो आपको प्लस नहीं कर सकते, तो उसको उसी नाम से हम खड़ा कर लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में ले जाके, ठीक है। वो मैंने किया, क्या किया, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, पैसे तो आ गए, और एडवांस कमीशन लाइबिलिटी के नाम पर मैं जनरेट कर लिया। क्यों लाइबिलिटी कर लिया, क्योंकि मेरी कोई देनदारी नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप को लाइबिलिटी जनरेट कर ली कि मेरे को पहले ही पैसे मिल गए हैं, तो इसको हमको संभाल के रखने हैं। जब ये इनकम का टाइम आएगा उस समय मैं इसको कैपिटल में यहाँ से ले जाके यहाँ ऐड कर दूँगा, ठीक है। चलो जी, 23 पॉइंट हो गया। 24 पे आते हैं, अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम बैंक 5,000 रुपये। सिंपल है, जैसे डिपॉजिट करते हैं वैसे विड्रॉ कर लेते हैं। अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से माइनस किया और कैश में मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। रिमेनिंग मैंने सारा एज इट इज़ उतार लिया, ठीक है। 24 में कोई दिक्कत नहीं है।
चलो जी 24 के बाद चलते हैं 25 पे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड 10%। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को डेप्रिसिएशन बताया था, मशीनरी खरीदी थी 20,000 की और 2,000 का डेप्रिसिएशन उसने बता रखा था। यहाँ पे उसने अमाउंट बता दिया, यहाँ पे उसने परसेंटेज बता दिया है। ठीक है, आपको किसी भी फॉर्म में वो बता सकता है कि आपको डेप्रिसिएशन कितना माइनस करना है, किससे माइनस करना है। जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम वैसे कर देंगे। यहाँ उसने बोला था कि मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 2,000 है, तो 2,000 रुपये को मैंने कहाँ से माइनस कर दिया था, मशीनरी वाले अमाउंट से माइनस कर दिया था, और 2,000 रुपये को खर्चा मान के मैंने क्या किया था, कैपिटल से माइनस कर लिया था। इस जगह ये डेप्रिसिएशन क्या कह रहा है कि फर्नीचर से माइनस करो। ठीक है, फर्नीचर से माइनस करो, कितना करो, 10% करो। तो 25 नंबर लिखते हैं, डेप्रिसिएशन का नरेशन लिखते हैं। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ देखो 20,000 रुपये। 20,000 रुपये फर्नीचर की वैल्यू है, उसका 10% कितना होगा, 2,000 होगा। ठीक है, तो 20,000 में से 2,000 माइनस कर लो, 18,000 आ जाएगा। और जो 2,000 रुपये मेरा फर्नीचर टूट फूट गया, उसकी कॉस्ट कम हो गई, वो मेरा खर्चा है, मैं कहाँ ले जाऊँगा, कैपिटल में, और कैपिटल से माइनस कर लूँगा। दोनों तरफ 2,000 रुपये माइनस हो चुके हैं, मेरा काउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे ओके है। ठीक है, 25 पॉइंट हो गया। देन चलते हैं 26 पॉइंट पे। 26 क्या कह रहा है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। सेम ड्राइंग है जैसे मोटरसाइकिल के लिए किया था, वैसे ही 26 में कर लेंगे, कैश विड्रॉ में, लेकिन ये बैंक से है। ठीक है, ध्यान रखना, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, तो बैंक माइनस करेंगे, कैश माइनस नहीं करेंगे। 55 में से 10,000 गया, 45,000 रह गया। और जो ड्राइंग है वो कहाँ से माइनस होता है, कैपिटल से माइनस होता है, तो कैपिटल मैंने माइनस कर लिया। रिमेनिंग सारे के सारे चीज़ मैंने एज इट इज उतार लिए हैं। ठीक है, तो 26 पे मेरा अकाउंटिंग पोजिशन ओके है। नाउ 27 पॉइंट पे चलते हैं। 27 पॉइंट ज़रा ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%। ठीक है, इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है, बिजनेस कहती है कि भैया मैं बिजनेस हूँ और आप ओनर हो, हम दोनों अलग अलग पर्सन हैं। ठीक है, ना मैं आपको जानता, ना तुम मुझे जानते, हम दोनों क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, मेरे लिए आप अलग पर्सन हो, तो आप जो मेरे से ऊपर पैसे ले चुके हो 5,000 रुपये, और अभी आपने यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए 10,000 रुपये निकाला, टोटल आप मेरे से 15,000 रुपये जो ले चुके हो। ठीक है, अगर आप ये बैंक से लेते तो आपको क्या ब्याज नहीं देना पड़ता। ये जो आपने 15,000 रुपये मेरे से ले लिए हैं, अगर आप बैंक से लेते तो क्या आपको ब्याज नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो ओनर क्या बोलेगा, बिल्कुल देना पड़ता। ठीक है, तो कंपनी क्या बोलेगी, बिजनेस क्या बोलेगी, तो भाई मेरे को भी दो, जो आपने ड्राइंग किया है, जो आपने बिजनेस से पैसे निकाले हैं, तो मेरे को ही पैसे दो ना, मेरे को ही ब्याज दो। ठीक है, बैंक आपसे 10% ब्याज मांगती, तो आप मेरे को 5% ही दे दो। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ये रेट कुछ भी हो सकता है, जो भी डिसाइडेड होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन बोलेगा, समझाने के तौर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो बिज़नेस है जो बिज़नेस है वो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है, कि अगर मालिक कंपनी से पैसे निकालेगा तो उसको कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ है। टोटल कितने पैसे निकाले गए हैं, 5,000 यहाँ से और 10,000 यहाँ से, टोटल 15,000 रुपये यहाँ से निकाले गए हैं। तो 15,000 का 5%, 15,000 का 5% कितना आएगा, 750 आ जाएगा। ठीक है, तो 750 कैश आ गया, और क्योंकि प्रॉफिट है कंपनी के लिए, ब्याज मिल रहा है, तो 750 रुपये कैपिटल में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट है ये मैंने ऐड कर लिया। ये 750 रुपये है ना, जो मैंने कैश में ऐड किया है, ये आपकी मर्जी है, यहाँ भी ऐड कर सकते हो और यहाँ भी ऐड करते हो, कहीं भी एक ऐड कर लो, दोनों जगह ठीक है। ठीक है, लेकिन करना कहीं एक ही जगह है, चाहे कैश में कर लो या बैंक में कर लो, मैंने कैश में कर लिया है। ठीक, तो 27 तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं 28 की तरफ। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर द 3 मंथ। ठीक है, अब ये 28 पॉइंट एक नया आया है आपके लिए।
क्या कह रहे हैं कि हमने गुप्ता को 10,000 रुपये का सामान बेचा और उसने हमें बदले में क्या दे दिया, एक ये चीज़ दिया है कुछ जिसका नाम बिल रिसीवेबल है, जिसका नाम बिल रिसीवेबल है। ठीक है, जैसे बिल रिसीवेबल होता है वैसे बिल पेबल भी होता है। ठीक है, ये बिल रिसीवेबल बिल पेबल का एक चैप्टर आएगा आगे, हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। यानी मोटा मोटा आप ये समझो कि बिजनेस के अंदर बिल रिसीवेबल या बिल पेबल एक टाइप की करेंसी है। ठीक है, बिल रिसीवेबल बिल पेबल जो है एक टाइप की करेंसी है। यानी ये बिल रिसीवेबल जो है एक टाइप का चेक है, यूँ समझ लो आप। ठीक है, ये जो बी आर है ना, जो बिल रिसीवेबल है, ये एक टाइप का क्या है, ये चेक है। जैसे हम किसी को चेक काट के देते हैं, बी आर भी एक टाइप का चेक होता है। ठीक है, तो इस भाई साहब ने क्या काम किया, हमने सामान बेचा 10,000 का, तो 10,000 का मेरा स्टॉक चला गया, लेकिन ना तो मेरे पास कैश आया, ना मेरे पास बैंक आया। ठीक है, और डेटर भी नहीं आए। ठीक, क्यों? क्योंकि उसने को बी आर दे दिया, क्या दे दिया, चेक दे दिया। तो मैंने चेक रिसीव कर लिया, मैंने चेक रिसीव कर लिया। ठीक है, इस पॉइंट को 28 पॉइंट को एक मिनट के लिए यहीं रोक लो। अगले पॉइंट पे चलो 29 पे। 29 पे क्या कहता है, रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल रिसीव ऑन इट्स मेच्योरिटी। 3 महीने का टाइम मांगा था, 3 महीने का चेक दिया था उसने कि 3 महीने बाद आप इस चेक को बैंक में डाल देना, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो वही किया 29 पॉइंट के अंदर। ये जो 10,000 रुपये का बी आर था, इस बी आर को मैंने बैंक में डाला 3 महीने बाद, तो मेरे को कैश मिल गया। ठीक है, ये कैश मिल गया और यहाँ से मैंने 10,000 रुपये माइनस कर दिया, तो इससे मेरे पास बी आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास कैश आ जाएगा। ठीक है, इस जगह तक पॉइंट समझ में आया। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, 28 एंड 29 पॉइंट। क्या हुआ, सामान बेचा गया कस्टमर को, कस्टमर कौन है, गुप्ता। 10,000 का सामान बेचा गया, तो 10,000 का सामान मैंने बेच दिया, स्टॉक मैंने अपना कम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसने कैश ना देके मेरे को चेक दे दिया, इस चेक को हम क्या कह रहे हैं, बिल रिसीवेबल। कैश ना देके उसने क्या दे दिया, चेक दे दिया मेरे को, और बोला कि भाई मेरे 3 महीने बाद इसको ना बैंक में डाल देना, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो कैश तो मेरे पास आया नहीं ना, तो कैश तो आप ऐड कर नहीं सकते, बैंक भी नहीं आया, क्योंकि आपको दो चीज़ तो करना है ना, डबल अकाउंटिंग सिस्टम है। एक चीज़ हम कर चुके हैं, दूसरा क्या करें, तो आप डेटर पे तो चढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उसने कुछ तो दिया है ना। अगर कुछ भी नहीं देता तो मैं डेटर के नाम पे चढ़ा देता, लेकिन उसने तो क्या दिया है, बिल रिसीवेबल दिया है, एक चेक दिया है, तो मैं बिल रिसीवेबल के नाम पे एंट्री करूँगा और 10,000 रुपये से यहाँ पे चढ़ा दूँगा। -10 + 10 जीरो इफेक्ट रहेगा। 29 के अंदर 3 महीने बाद जब मैंने बैंक में जब चेक जमा करवाया तो मुझे 10,000 रुपये मिल गए। तो ये 10,000 रुपये जो है मेरे पास यहाँ पे कैश में ऐड हो गया, और ये मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है, मेरा हिसाब बराबर हो गया। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। 28 पॉइंट हो गया, 29 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। ट्वेंटी नाइन पे, रिसीव 10,000, सॉरी 29 तो हो चुका ना, 38 पॉइंट पे चलना है। 38 पॉइंट क्या कह रहा है, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ चैरिटी। ठीक है, भाई कंपनी है, अच्छी खासी चल रही है, तो कुछ समाज सेवा करने का मन किया, तो जो गुड्स था वो चैरिटी के रूप में दे दिया गया। कितने का चैरिटी के रूप में दिया है, 5,000 रुपये दिया है। अब मैं किसी को चैरिटी करूँगा तो मेरे तो जेब से जाएगा, नुकसान होना होना है, तो नुकसान है, एक्सपेंस है, चैरिटी जो हुआ है नुकसान है, एक्सपेंस है, तो खर्चा है मेरे लिए, एक्सपेंस है, कहाँ से माइनस कर दूँ, 5,000 रुपये मैंने माइनस कर दिया। लेकिन गुड्स तो मेरा गया है, तो स्टॉक भी मेरा कम होना चाहिए, यहाँ से मैंने स्टॉक भी कम कर लिया 5,000 रुपये। कोई दिक्कत है, स्टॉक भी माइनस कर लिया और कैपिटल भी माइनस कर लिया, कैपिटल से खर्चा मैंने माइनस कर लिया, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ चैरिटी। ठीक, 38 पॉइंट कंप्लीट हो गया, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर चलते हैं 38 फर्स्ट पे, ये ध्यान से सुनना। गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर 5,000, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 4,500। ठीक है,
कंपनी था, बिजनेस था, फैक्ट्री था। फैक्ट्री के अंदर 5,000 का सामान में आग लग गया, किसी भी वजह से 5,000 रुपये का जो सामान था उसमें आग लग गया। लेकिन मेरे सामान का जो था ना, इंश्योरेंस करवा रखा था मैंने। कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवा के रखती है। तो इस भाई साहब ने भी इंश्योरेंस करवा रखा था, ठीक है। इस भाई साहब ने इंश्योरेंस करवा रखा था। अब इंश्योरेंस करवा रखा था, आग लग गया, तो इंश्योरेंस वाले ने बोला कि ठीक है भाई, मैं आपको 4500 रुपये दे देता हूँ। 5,000 का सामान था, इंश्योरेंस से 4500 रुपये मिल गए, तो 500 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, देखो। 31st पॉइंट लिखा, नरेशन लिखा, ठीक है। मेरे पास से 5,000 का सामान जो है जल गया। तो जब 5,000 रुपये का सामान जल गया तो स्टॉक से मैंने 5,000 रुपये का सामान जला दिया जी। 5,000 रुपये का सामान मैंने कम कर दिया। 4500 रुपये मिले हैं बैंक में को इंश्योरेंस से, तो 4500 रुपये मैंने बैंक में ऐड कर लिया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी चेक ही देती है, तो मैंने 4500 रुपये बैंक में ऐड कर लिया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 500 रुपये, और 500 रुपये का नुकसान है मेरे पास, तो 500 रुपये मैंने कैपिटल से माइनस कर लिया, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, बाकी रेस्ट एज इट इज में उतार लिया प्लस माइनस करके। 31st पॉइंट कंप्लीट है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर। कंपनी में जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ था, जो मेरे गुड्स पड़े हुए थे, उसमें से 5,000 रुपये का सामान जल गया। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, क्यों, क्योंकि मैंने इस सामान का इंश्योरेंस करवा रखा था। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला भाई मैं तो उसे 4500 रुपये ही दूंगा। तो मेरा 5,000 का सामान था, 4500 रुपये मुझे कंपनी वाला इंश्योरेंस वाले ने दे दिए, तो 500 रुपये का तो मेरे पास अभी भी नुकसान है, ठीक है। चलो जी, तो 5,000 रुपये का तो मेरे पास सामान जल गया, तो मैंने स्टॉक 5,000 से कम कर लिया। लेकिन 4500 रुपये मुझे किसने दे दिए, इंश्योरेंस कंपनी ने दिए बैंक में। तो बैंक में मेरे 4500 रुपये आ गए। 500 रुपये का नुकसान था, तो 500 रुपये मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है जी। तो 31st पॉइंट मेरा कंप्लीट हो गया। लास्ट पॉइंट 32, गुड्स थेफ्ट 1000। जो सामान था वो चोरी हो गया 1,000 रुपये का। जब चोरी हो गया तो नुकसान है, सिंपल सा है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। 1,000 रुपये मैंने यहाँ से माइनस करना है कैपिटल से, क्योंकि नुकसान है, चोरी हो गया। तो 1,000 रुपये से मेरे को अपना स्टॉक कम कर लेना है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब इसका हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। इसका हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको उस दिन बताया था बैलेंस शीट बनाना, कि जो एसेट्स वाला साइड है, जो एसेट्स वाला साइड है वो कहाँ जाता है, आपके राइट में। और जो लाइबिलिटी वाली साइड है वो सारा कहाँ चला जाता है, आपके लेफ्ट में, ठीक। बाकी एज इट इज़ मैंने एक के नीचे एक उतार लिया है। कैश बैंक फर्नीचर, कैश बैंक फर्नीचर, कंप्यूटर स्टॉक डेटर, कंप्यूटर स्टॉक डेटर, इंटरेस्ट पेड मशीनरी, इंटरेस्ट पेड मशीनरी, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक, ये हो गया। और बिल रिसीवेबल, तो ये रहा बिल रिसीवेबल, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मैंने लाइबिलिटी साइड का उतार लिया। क्रेडिटर वेजेज आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर वेजेज आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग, ये सैलरी का स्पेलिंग गलत हो गया थोड़ा, सैलरी आउटस्टैंडिंग, और एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन, ठीक है। इसके बाद इन सब का जो नीचे अमाउंट आ रहा है, ये वाला अमाउंट, ये सारे जो इसके अमाउंट आ रहे हैं, ये सारे अमाउंट आ रहे हैं, फाइनल अमाउंट, ये आपको एज इट इज यहाँ उतार देना है। क्रेडिट का 17,000, फिर 1,000, 500, 1,000, 500, 200, 100, और कैपिटल का 241, 200, ये रहा कैपिटल का। इसी तरीके से कैश बैंक, कैश बैंक, ये सारा अमाउंट कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ इसके आगे उतार देना है, ठीक है।
उसके बाद कुछ नहीं करना आपने, इन सब का टोटल करो, इन सब का टोटल करो। आपका जो दोनों साइड है वो टैली होना चाहिए, होगा ही, क्योंकि ऊपर अकाउंटिंग क्वेश्चन आप टैली करते आ रहे हो हर स्टेज पे, तो यहाँ भी टैली है। ये आपका बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके साथ जो मेरा मास्टर क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक। जो हमारा मास्टर क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाता है। इस मास्टर क्वेश्चन को करने के बाद आपके पास अकाउंटिंग क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इसे ईजिली कर सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि इसके अंदर जो 32 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, हर 32 पॉइंट्स थोरोली अच्छे से समझ में आ चुका होना चाहिए और आपको आता हो, ठीक है। यही 32 पॉइंट्स है जो आपको कहीं ना कहीं कैसे भी तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को 2 बार 3 बार तसल्ली से देखो, ठीक है। और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, प्रिंट आउट निकाल लो इसका और उसको दोबारा से खुद से सॉल्व करो, ठीक। ये आपका हो जाएगा। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ इसके बाहर से आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। आपको सिर्फ एक यही क्वेश्चन करना है और कोई क्वेश्चन ही नहीं करना पूरे अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर कोई डाउट है आपका तो मेरे को व्हाट्सअप करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।